दोस्तों, जब वक्त शिकार करता है, हर दिशा में वार करता है। रिडोक्स टाइट्रेशन से आया क्वेश्चन, रिडोक्स चैप्टर का रिडोक्स टाइट्रेशन से आया क्वेश्चन पेपर को खराब करता है। बिल्कुल सही सुना है। अगर आपने यार रिडोक्स टाइट्रेशन में पूरी प्रैक्टिस नहीं की, पूरी क्लैरिटी अगर आपने हासिल नहीं की रिडोक्स टाइट्रेशन में, तो एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पाएगा। काफी ड्रामने होते हैं रिडोक्स टाइट्रेशन के क्वेश्चन, और टाइट्रेशन आते ही काफी सारे स्टूडेंट यार टेंशन में आ जाते हैं, छोड़ देते हैं। अरे टाइट्रेशन ये तो बड़ी माया है, इसको कैसे सीख पाएंगे? जरूर सीख पाएंगे आप, जरूर सीख पाएंगे। बिल्कुल बेसिक से आपको सिखाया जाएगा। जेईई और नीट में काफी बार रिडोक्स टाइट्रेशन से क्वेश्चन आ चुके हैं। मुझे लगता है इस टॉपिक में आपकी पूरी क्लैरिटी होनी चाहिए, तभी जाकर क्वेश्चन आपसे सोल्व हो पाएगा। आधी अधूरी बातें आपको पता होंगी तो क्वेश्चन आपसे सोल्व नहीं हो पाएगा। और काफी पहले तो जब डिफिकल्ट एग्जाम आया करता जेईई और नीट का, तब तो यार बड़े बड़े क्वेश्चंस आते थे, है ना। इस टॉपिक से काफी सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाकर आप देखिए, ठीक है, कितने क्वेश्चंस में आपको क्लैरिटी मिल पाएगी आज की इस लेक्चर को अटेंड करने के बाद। मुझे जरूर आप कमेंट सेक्शन में जाकर बताना। और मुझे ऐसा लगता है कि यार आपसे सारे क्वेश्चन सोल्व हो पाएंगे, सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा। कम टाइम में रिडोक्स टाइट्रेशन को मैं डिलीवर कर रहा हूं आपको। कुर्सी की पेटी बांध लो, मजा आने वाला है, ठीक है। बिल्कुल शानदार अंदाज में झमाझम आपको एक एक चीजें क्लियर हो जाएंगी। स्टार्ट करते हैं। रिडोक्स टाइट्रेशन है क्या, इसी बात से आज के कार्यक्रम को आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस शानदार सेशन में। तो हेडिंग डाल लो, कुर्सी की पेटी बांध लो। रिडोक्स टाइट्रेशन ये एक एक्सपेरिमेंटल टेक्निक है। रिडोक्स टाइट्रेशन एक शानदार एक्सपेरिमेंटल टेक्निक है विच इज यूज्ड टू डिटरमाइन कंसंट्रेशन ऑफ अननोन सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। अननोन सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को पता करना ही रिडोक्स टाइट्रेशन है। और ये अननोन सॉल्यूशन या तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का होगा या रिड्यूसिंग एजेंट का होगा, तभी तो इसको रिडोक्स टाइट्रेशन बोलेंगे। जी हां, ऐसा मिलना चाहिए हमें कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्ट हो रहा है, रिडोक्स रिएक्शन हो रही है, तभी तो हम बोलेंगे इसको रिडोक्स टाइट्रेशन। रिडोक्स रिएक्शन हो जाए ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट के बीच, और यार यहां हमें एक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन पता हो जिसको स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बोला गया है, और दूसरे सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को पता करना हो, यही तो रिडोक्स टाइट्रेशन है। जी हां, यहां पर एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होगा जो या तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा या रिड्यूसिंग एजेंट होगा, जिसको टाइट्रेंट बोलेंगे। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को टाइट्रेंट बोलेंगे, हुज कंसंट्रेशन इज ऑलरेडी नोन। सॉल्यूशन ऑफ नोन कंसंट्रेशन इज टाइट्रेंट। यार ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो सकता है, रिड्यूसिंग एजेंट हो सकता है। मामला क्लियर है? इसको यार सॉल्यूशन ऑफ अननोन कंसंट्रेशन से, टाइट्रेट से रिएक्शन करवाने पर देखिए हमें रिडोक्स मिल रही होगी, जिसको हम लिख लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। तो टाइट्रेट जो है ये या तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा होगा। टाइट्रेंट अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा। टाइट्रेंट अगर रिड्यूसिंग एजेंट है तो टाइट्रेट क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। देखिए इसकी कंसंट्रेशन पता नहीं है, इसकी कंसंट्रेशन पता है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स को इक्वेट करने से अननोन सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को, अननोन कंसंट्रेशन को पता किया जा सकता है, ठीक है। यहां देखिए इस प्रकार से नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रिड्यूसिंग एजेंट से इक्वेट करने होंगे। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स यहां देखिए, अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट हुआ तो रिड्यूसिंग एजेंट के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से इक्वेट करने होंगे। अननोन कंसंट्रेशन हमें मिल जाएगी। मामला क्लियर है? ये टेक्निक कौन से कॉन्सेप्ट पर, कौन से लॉ पर बेस्ड है? इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, जो कि क्या कहता है? लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस क्या कहता है? ये कहता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, बिल्कुल सही सुना है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ टाइट्रेट will be equal to number of gram equivalent of titrant. Number of gram equivalent of titrate will be equal to number of gram equivalent of titrant. इससे हम अननोन कंसंट्रेशन का पता लगा सकते हैं। कहानी क्लियर है कि नहीं है? तो देखिए नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट टाइट्रेट के टाइट्रेंट से इक्वेट करने हैं, यानी टाइट्रेट अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है
तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स रिड्यूसिंग एजेंट से क्या होंगे, इक्वेट होंगे। अगर टाइट्रेट यार रिड्यूसिंग एजेंट है तो इसके नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स को नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से इक्वेट करना होगा। कहने की ये बात है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट will be equal to number of gram equivalents of reducing agent। ऐसे लिखने से, ऐसे इक्वेट करने से हमें अननोन कंसंट्रेशन पता चल जाएगी। अननोन कंसंट्रेशन ऑफ टाइट्रेट, इसका यार पता लगाया जा सकेगा। ठीक है, पता लगा लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स को इक्वेट करने के 4 शानदार तरीके मैंने पिछली क्लास में आपको बताए थे। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स को मेरे बच्चों इस प्रकार से इक्वेट किया जा सकता है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स को इस प्रकार से एक्सप्रेस किया जा सकता है। पहले देखेंगे किस प्रकार से एक्सप्रेस किया जा सकता है, फिर देखेंगे किस प्रकार से इक्वेट किया जा सकता है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स को एक्सप्रेस करने के लिए मास बाय इक्विवेलेंट मास, इसको अप्लाई कर लो। ठीक है, इसे अप्लाई कर लो। इसके अलावा और क्या बताया था मैंने, अरे सोचिए, इसके अलावा और क्या बताया था, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। हाँ, ऐसा भी कर सकते हैं, वॉल्यूम लीटर में होनी चाहिए। इसके अलावा याद है क्या आपको यार, अरे याद है क्या, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर। कैसे भूल सकते हैं आप, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर। और भी याद है क्या आपको भूलना नहीं है। मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर इंटू वॉल्यूम, नॉर्मेलिटी को लिख सकते हैं मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर इंटू वॉल्यूम इन लीटर। ऐसे भी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स को यार इक्वेट किया जा सकता है। ये देखिए 1 2 3 4 4 तरीके हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को इंडिकेट करने के। इक्वेट करना है तो कर लो, मास बाय इक्विवेलेंट मास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए, मास बाय इक्विवेलेंट मास रिड्यूसिंग एजेंट के लिए। मामला क्लियर है। ऐसे ही नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम रिड्यूसिंग एजेंट के लिए, एन फैक्टर इनटू नंबर ऑफ मोल्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए, एन फैक्टर इनटू नंबर ऑफ मोल्स रिड्यूसिंग एजेंट के लिए, मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर इनटू वॉल्यूम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए, मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर इनटू वॉल्यूम रिड्यूसिंग एजेंट के लिए। जो भी अननोन कंसंट्रेशन होगी उसका हमें यार यहां से पता चल जाएगा। इसके अलावा ऐसे भी आप इनको इक्वेट कर पाएंगे। कैसे 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 देखिए, ऐसे इसको इससे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए ये, रिड्यूसिंग एजेंट के लिए ये। हाँ, ऐसा भी किया जा सकता है। या फिर रिड्यूसिंग एजेंट के लिए ऐसा एक्सप्रेशन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए ऐसा एक्सप्रेशन। इस चीज की जरूरत हुई तो ये भी काम कर लेंगे। आप इसको इससे भी इक्वेट कर सकते हैं, आप इसको इससे भी इक्वेट कर सकते हैं। इसके अलावा यार आप इसको इक्वेट करना चाहें कर सकते हैं, आप इसको इससे इक्वेट करना चाहें कर सकते हैं। इसके अलावा क्या बचता है, इसको भी इससे इक्वेट किया जा सकता है। मतलब ये सभी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स को इंडिकेट कर रहे होंगे, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट के नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, जिसको हम लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं। प्रूफ भी कर दिया था मैंने, प्रूफ भी मैंने आपको बताया था, लास्ट वीडियो को देखिए। अरे यार, रिडॉक्स के लास्ट लेक्चर में ये सब कुछ डिटेल में आपको बताया जा चुका है। एन फैक्टर क्या है, किस प्रकार से नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स को इंडिकेट किया जा सकता है, क्या वाकई में नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इक्वल मिलते हैं। हाँ, इक्वल मिलते हैं, देख लो जाकर। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, यहीं आपको मिलूंगा। अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो हो सकता है इस लेक्चर में आपको प्रॉब्लम हो। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर को यार ध्यान से अटेंड कर लो यार। चले आगे फिर। उम्मीद है आप सभी ने यार लास्ट लेक्चर को देख लिया होगा, है ना, तभी आप इस लेक्चर में आए होंगे और टाइप्स ऑफ टाइट्रेशन के अंदर दिमाग लगा रहे होंगे। कितने टाइप की टाइट्रेशन होते हैं। 11th क्लास की केमिस्ट्री की बात की जाए तो टाइट्रेशन से आपकी 2 जगह मुलाकात होगी, आयनिक इक्विलिब्रियम में और दूसरा यार रिडॉक्स चैप्टर में। अभी हम रिडॉक्स चैप्टर में, ठीक है। अगर हम रिडॉक्स चैप्टर में तो बात करेंगे रिडॉक्स टाइट्रेशन की, ठीक है। जब आयनिक चैप्टर में हम टाइट्रेशन की बात करेंगे तो यार वहां एसिड और बेसिस से डील करना है, एसिड बेस टाइट्रेशन की वहां बात करनी है, ठीक है। इसे हम आयनिक इक्विलिब्रियम में कवर कर रहे होंगे और इसको हमें यार इस रिडॉक्स चैप्टर के अंदर कवर करना है। चले आगे फिर। रिडॉक्स टाइट्रेशन को जानने के लिए
डिटेल में अंडरस्टैंड करने के लिए आपको यार कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का पता होना चाहिए। बिना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का पता रहे आप रिडॉक्स टाइट्रेशन में पूरी क्लैरिटी नहीं पा सकेंगे। तो आपको यार ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में काफी सारी बातें पता होनी चाहिए। डिफरेंट डिफरेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का आपको पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? क्या एन फैक्टर होगा, स्पीसीज किस प्रकार से चेंज हो रहे होंगे, ये आपको पता होना चाहिए। एक शानदार टेबल, एक मायावी टेबल आपके सामने है। देखिए K2Cr27 ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और यार ये रिड्यूस होगा एसिडिक मीडियम में। मीडियम कौन सा होगा? एसिडिक। ये रिड्यूस होगा यार क्रोमियम 3+ तक, ठीक है ना। लोअर स्पीसीज ये स्टेबल होंगे एसिडिक मीडियम में। एन फैक्टर क्या होगा? देखो क्रोमियम +6 से चेंज होकर क्या बनाता है? क्रोमियम 3+ बनाता है। एक क्रोमियम ने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए, +6 से देखिए चार्ज कितना हुआ? +3 हुआ। एक क्रोमियम ने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं और यहां क्रोमियम देखिए कितने हैं, यहां क्रोमियम 2 है। तो 2 क्रोमियम ने कितने गेन किए? 6 इलेक्ट्रॉन गेन किए। तो एन फैक्टर कितना हो गया? कितना मिलता है एन फैक्टर? यार इसका 6 मिलता है। K2Cr27 की बात करें या Cr272- की बात करें, ठीक है, एन फैक्टर 6 होगा। और एसिडिक मीडियम में Cr272- Br Cr3+ में ही तब्दील हो रहा होगा। इस केस में भी एन फैक्टर 6 होगा। याद कर लो, पोटासियम डाइक्रोमेट का केस है। K2Cr27 इज पोटासियम डाइक्रोमेट। याद कर लिया। आगे देखिए, ये क्रोमेट आयंस है। CrO4 2- ये क्रोमेट आयंस है एसिडिक मीडियम में। जी हां, ये भी एसिडिक मीडियम में काम करता है। क्रोमियम का चार्ज +6 से देखिए क्रोमियम 3+ तक तब्दील करता है एसिडिक मीडियम में। ये वाले लोअर स्पीसीज क्या होंगे? स्टेबल होंगे। तो क्रोमियम का चार्ज देखना +6 से +3 हुआ, मतलब एक क्रोमियम ने यार 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए, ठीक है। एन फैक्टर कितना होगा इसका एन फैक्टर 3 होगा। आगे देखिए, क्रोमियम का एक शानदार ऑक्साइड CrO3 आपके सामने है। ये भी एसिडिक मीडियम में काम करता है, अच्छे से एसिडिक मीडियम में काम करता है। और देखिए यार, क्रोमियम +6 ऑक्सीडेशन नंबर के साथ मिल रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन खाएगा। लोअर स्पीसीज यहां भी देखिए एसिडिक मीडियम में क्रोमियम 3+ मिल रहा होगा। एक क्रोमियम ने 3 इलेक्ट्रॉन खाए हैं, पर मोलिक्यूल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्टेड कितने होंगे? 3 होंगे। एन फैक्टर कितना हुआ? एन फैक्टर 3 हुआ। आगे देखिए, आगे यार हमें बात करनी है कुछ और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की। और इस लिस्ट में देखिए हमारे पास क्या है? KMnO4 पोटासियम पर मैग्नेट। और ये पर मैग्नेट आयन से आपको टेंशन नहीं लेनी है, ऐसा दिया हो या फिर ऐसा दिया हो, एक ही बात है। ध्यान से देखिए, ये बेसिक एसिडिक न्यूट्रल मीडियम में अलग अलग तरीके से काम करता है। जैसे बात की जाए बेसिक मीडियम में, तो मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर देखिए +7 से यार चेंज होकर मिल रहा होगा, देखिए +6 मिल रहा होगा, यानी पर मॉलिक्यूल 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है। तो ऐसे लोअर स्पीसीज स्टेबल मिल रहे होंगे। एसिडिक मीडियम में 5 इलेक्ट्रॉन से एक मॉलिक्यूल ने एक्सेप्ट किए होंगे और ये वाले लोअर स्पीसीज यार स्टेबल मिल रहे होंगे। न्यूट्रल मीडियम में या फिर कम एल्कलाइन बोला जाए, फेंटली एल्कलाइन बोला जाए, एक ही बात है। फेंटली एल्कलाइन और न्यूट्रल मीडियम में एन फैक्टर कितना होगा यार? एन फैक्टर 3 मिल रहा होगा। कैसे यार? 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हुए ऐसे लोअर स्पीसीज मिल रहे होंगे। यहां देखिए, इसके लिए एक टेक्निक भी मैंने आपको बताई थी। इतना सब कुछ कैसे आप याद कर पाएंगे? इसके लिए आपको कुछ बैन करना है। क्या बैन करना है? एक नंबर बैन करना है। याद है आपको? तो याद है आपको, बैन 153। बैन 153 ये क्या है? ये मीडियम है। और ये क्या है? ये यार एन फैक्टर है। जी हाँ, बेसिक मीडियम में एन फैक्टर 1 होगा। देख लो, बेसिक मीडियम में एन फैक्टर 1 होगा। एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, चार्ज +7 से +6 हो गया। एसिडिक मीडियम में एन फैक्टर 5 मिलता है। 5 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद देखिए +7 से चार्ज कितना हो जाएगा? +2 हो जाएगा। न्यूट्रल मीडियम के केस में या फिर फेंटली एल्कलाइन मीडियम के केस में एन फैक्टर 3 होगा, यानी 3 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद हमें मैंगनीज 4+ मिल रहा है। तो एन फैक्टर क्या होगा? आप देख चुके हैं, एन फैक्टर 1 हो सकता है, 5 हो सकता है, 3 हो सकता है। इसका एन फैक्टर मीडियम डिपेंडेंट है। जी हाँ, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पर, मीडियम कौन सा दिया है। मामला क्लियर है? कौन से लोअर स्पीसीज मिल रहे होंगे आपके सामने। नेक्स्ट है PbO2।
लेड का चार्ज है +4, ठीक है यार, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा होगा तो लेड 2+ में तब्दील हो सकता है। मीडियम कौन सा होना चाहिए? एसिडिक होना चाहिए। एक लेड एटम ने, ठीक है ना, लेड 4+ ने कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए? 2 पर मॉलिक्यूल, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए, तभी लेड 2+ मिलते हैं, तो एन फैक्टर 2 हो जाएगा। H2O2 कोई भी मीडियम हो, कोई परवाह नहीं, लापरवाह है ये, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है इसको। यार ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा होगा, तो देखिए ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, अपनी रिडक्शन करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो देखिए H2 बन रहा होगा, जहां होगा ऑक्सीडेशन नंबर -2 मिलेगा। अरे अपनी रिडक्शन करेगा तभी तो यार इसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। तो H2O2 जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा किसी भी मीडियम में, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और O का ऑक्सीडेशन नंबर -1 से -2 चेंज हो रहा होगा। देखिए एक O एटम ने 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, O एटम 2 हैं पर मॉलिक्यूल, 2 O एटम ने कितने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया? 2 इलेक्ट्रॉन को, तो एन फैक्टर कितना हो जाएगा यार? आई होप ये आपको क्लियर होगा। एक O एटम ने अपने चार्ज को -1 से -2 किया, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, 2 O एटम है तो पर मॉलिक्यूल 2 इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट किए हैं, तो एन फैक्टर कितना हो जाएगा? एन फैक्टर 2 हो जाएगा। आगे देखिए, इसके बाद आपके सामने कुछ और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। X2 में ये X क्या हो सकता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कोई हेलोजन मिलेगा आपको। X2 इलेक्ट्रॉन खाए तो क्या मिलेगा? क्या बनेगा? X- बनेगा। यहां देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह जब काम कर रहा है तो X का ऑक्सीडेशन नंबर 0 से -1 हो रहा है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब है यार एक एटम ने 1 इलेक्ट्रॉन खा लिया है और एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है, तो पर मॉलिक्यूल 2 इलेक्ट्रॉन ही खा रहा होगा, तो एन फैक्टर कितना होगा? एन फैक्टर 2 होगा। कौन से मीडियम में काम होगा? कोई भी मीडियम हो, कोई टेंशन नहीं है, किसी मीडियम में काम हो, X2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा तो पर मॉलिक्यूल यार 2 इलेक्ट्रॉन खाएगा, X- बनेगा, तो एन फैक्टर क्या हो जाएगा? एक मॉलिक्यूल से देखिए अगर इस प्रकार से रिएक्शन होने पर 2X- आयंस मिल रहे हैं, एक मॉलिक्यूल 2 इलेक्ट्रॉन खा रहा है, तो एन फैक्टर इसका 2 होगा। आगे देखिए XO3-, जहां देखिए X का ऑक्सीडेशन नंबर +5 है, ये कितने इलेक्ट्रॉन खाएगा ताकि X- बन जाए? सोचिए। हाँ, इसका लोअर स्पीसीज यही होगा। एसिडिक मीडियम में जब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा तो मुझे लगता है 6 इलेक्ट्रॉन्स खाएगा। अरे 1 खिला दो, 2 खिला दो, 3 खिला दो, 4 खिला दो, 5 खिला दो, 4 0 हो गया, एक और खिला दो, मतलब 6 खिलाने पड़ेंगे तभी जाकर हमें चार्ज -1 मिल रहा होगा, ऑक्सीडेशन नंबर X का -1 मिल रहा होगा। यानी एन फैक्टर कितना होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेड बाय 1 XO3- अगर 6 है तो एन फैक्टर 6 होगा। चले आगे। चलिए फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की कहानी यार इतनी ही है। ये सारे इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारे सिलेबस में है, क्वेश्चन आएगा तो यार इनमें से कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको दिया होगा जो कि रिड्यूसिंग एजेंट से रिएक्ट हो रहा होगा। हमें यार रिड्यूसिंग एजेंट भी जानने होंगे, किस प्रकार से रिड्यूसिंग एजेंट तब्दील हो रहे होंगे, किस प्रकार से रिड्यूसिंग एजेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, ये भी जानना होगा। तो चलिए फिर कुछ इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट को यार साथ मिलकर जानेंगे। H2C2O4 ऑक्सैलिक एसिड है ये, जहां कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर आप देखेंगे +3 मिल रहा है। ये रिड्यूसिंग एजेंट तो ऑक्सीडाइज होगा, CO2 बनाएगा, जहां कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर +4 है। एक कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर देखिए जो +3 है, ये तब्दील हुआ है +4 में, मतलब एक कार्बन का चार्ज 1 यूनिट से इंक्रीज हो रहा है। कार्बन 2 है तो यार 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ होगा, पर मॉलिक्यूल 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ होगा, तो एन फैक्टर कितना होगा? एन फैक्टर 2 होगा। मीडियम कौन सा चलेगा? एसिडिक मीडियम दौड़ेगा, ठीक है। कौन सा मीडियम दौड़ेगा? एसिडिक मीडियम में ये काम बिल्कुल बिंदास आसानी के साथ हो पाएगा। तो एक कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर +3 से +4 हो, 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस है, पर मॉलिक्यूल 2 कार्बन है, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस है, तो एन फैक्टर एक मॉलिक्यूल से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट को ही बोलते हैं, तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यहां देखिए FeSO4 में आयरन का चार्ज, आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, अगर ये ऑक्सीडाइज हो तो हायर ऑक्सीडेशन नंबर आपने 3+B जरूर देखा होगा। ये काम कौन से मीडियम में होगा? एसिडिक मीडियम में होगा। एक आयरन ने 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, पर मॉलिक्यूल 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, क्योंकि एक ही आयरन होगा
पर मोलिक्यूल, ठीक है। तो यहाँ एन फैक्टर कितना मिल रहा होगा, 1 मिल रहा होगा। चलें आगे, याद कर लिया। देखिए फिर H2S सल्फर -2 ऑक्सीडेशन नंबर के साथ मिल रहा है। मीडियम कौन सा होना चाहिए, एसिडिक मीडियम होना चाहिए। तो क्या होगा, देखिए सल्फर -2 से तब्दील होगा सल्फर 0 तक, सल्फर -2 से तब्दील होगा सल्फर 0 तक, ठीक है। और सल्फर 0 पानी में सोल्यूबल होता नहीं है, सल्फर 0 पानी में सोल्यूबल होता नहीं है, मीडियम होगा एसिडिक। अगर ये काम हुआ सल्फर -2 से सल्फर 0 तक अगर कन्वर्ट हो पाया है, सल्फर 0 पानी में सोल्यूबल होता नहीं है, तो यार फर्दर पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर नहीं मिल पाएगा। मतलब इसने एक एटम ने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किया है और एक मॉलिक्यूल में एक ही सल्फर है, और एक सल्फर से देखिए लॉस आपको मिल रहा है 2 इलेक्ट्रॉन का। एक मॉलिक्यूल ने अगर 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है तो एन फैक्टर 2 हो जाएगा इसका। H2S की बजाय काफी बार क्वेश्चंस में पीबीएस भी दिया रहता है, ठीक है, मीडियम एसिडिक हो। आपको बता दूं यहां सल्फर के साथ लेड एसोसिएटेड है, सल्फर का चार्ज -2 है नो डाउट, लेकिन इसके साथ लेड एसोसिएटेड है। तो यार लेड इसके साथ एसोसिएटेड रहने की वजह से ये ऑक्सीडाइज हो पाएगा सल्फेट तक। देखिए सल्फेट तक ऑक्सीडाइज हो पाएगा और लेड इसको यार सोल्यूबल बनाकर रखेगा और इस प्रकार से इसको फर्दर ऑक्सीडाइज करने में मदद करेगा। तो देखिए यहां सल्फर का चार्ज +6 मिल रहा है, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना मिल रहा है यार, +6 मिल रहा है। अगर सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +6 मिल रहा है, -2 से चेंज होकर +6 हुआ है, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 8 यूनिट्स का है। देख लो -2 से +6 मतलब -2 -1 0 2 यूनिट का ये है, और 0 से 6 यूनिट्स का ये है। तो टोटल चेंज कितना यूनिट्स का हुआ ऑक्सीडेशन नंबर का, 8 यूनिट्स का चेंज हुआ। तो मीडियम एसिडिक है, एन फैक्टर कितना हो जाएगा, पर मॉलिक्यूल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट अगर 8 है तो एन फैक्टर यार 8 हो जाएगा। ये देख लो Na2SO3 जहां सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +4 है, मीडियम अगर एसिडिक है, सल्फर 16th ग्रुप से बिलोंग करता है, तो मैक्सिमम चार्ज कितना हो सकता है सल्फर पर, +6। तो यहां यार ये Na2SO4 तक जा सकता है, Na2SO3 Na2SO4 तक जा सकता है, जहां सल्फर पर प्लस चार्ज पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर +6 मिल रहा होगा। तो यार एक एटम के चार्ज का डिफरेंस यहां देखा जाए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट का पता लगाया जाए, तो +6 - +4 2 यूनिट से यार देखिए ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है एक मॉलिक्यूल से। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट पर मॉलिक्यूल, इसी को एन फैक्टर बोलते हैं। तो एन फैक्टर कितना हो गया इसका, 2 हो गया। आगे देखिए HNO2 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +3 है। अब नाइट्रोजन ठहरा 15th ग्रुप से बिलोंग करने वाला एलिमेंट। 15th ग्रुप की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 15th ग्रुप से बिलोंग करने वाले एलिमेंट्स की वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। मतलब मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज, मैक्सिमम पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर +5 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर यार इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करवाया जाए, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ अगर इसकी रिएक्शन कर रहे हैं, तो यार देखिए नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज +3 से चेंज होकर +5 हो सकता है। कौन से मीडियम में, ये कारनामा एसिडिक मीडियम में होगा। 2 यूनिट से देखिए इसका पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हुआ है, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 2 है, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस 2 है पर मॉलिक्यूल से, तो एन फैक्टर कितना होगा यार, 2 हो जाएगा। चले आगे, फिर मामला क्लियर है। आगे देखिए SN2+, SN2+ आपके सामने है। टिन जो है ये 14th ग्रुप से बिलोंग करता है। वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में, ठीक है। अब देखिए SN पर 2+ चार्ज है, मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज कितना हो सकता है, कितने इलेक्ट्रॉन खो सकता है ये, तो वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, तो मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज 4+ हो सकता है। ऐसे कारनामे के लिए मीडियम कौन सा होना चाहिए, एसिडिक होना चाहिए। एन फैक्टर कितना होगा, एक टिन ने यार, है ना, एक टिन एटम ने चार्ज को 2+ से 4+ बना लिया, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर को 2 यूनिट से इंक्रीज कर लिया, तो एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मामला क्लियर है। यहां देखिए I- अगर ऑक्सीडाइज हो I2 बने, तो लेफ्ट साइड देखिए एक आयन है I-, एसिडिक मीडियम में कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा ये, ताकि I पर चार्ज 0 मिल पाए, 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा। पर आयन अगर 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है तो एन फैक्टर 1 होगा। H2O2 ये कमाल का होता है भैया। कमाल का क्यों है, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की टेबल में मिल रहा है। यहां देखिए इलेक्ट्रॉन को खा रहा है और अपनी रिडक्शन करवा रहा है, ये यार ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यहां देखिए
ये रिड्यूसिंग एजेंट है, H2O2 क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है। ये इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर यहां देखिए इंक्रीज हो रहा है, -1 से 0। ध्यान रखना है, वहां H2O2 से H2 बना था, रिडक्शन हुई थी, यहां देखिए ऑक्सीडेशन हुआ है। ये क्या है? ये यहां पर रिड्यूसिंग एजेंट है, अपना ऑक्सीडेशन कर रहा है। अगर पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ, इससे पावरफुल हुआ, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा होगा। अगर इसके साथ यार जो भी सब्सटेंस है वो अगर पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, तो फिर ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ये फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। यहां पर हम ये मानकर इसको रिड्यूसिंग एजेंट की टेबल में लिख रहे हैं कि इसके साथ कोई पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा होगा खुद, ये दोनों की तरह से काम कर सकता है। ये खास बात है इसकी। मीडियम कोई भी चलेगा, ये बेपरवाह है, मीडियम कोई भी चलेगा, ठीक है। ये यहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह नहीं, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, अपना ऑक्सीडेशन कर रहा होगा। एक O ने यार एक इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, 2 O है, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, तो एन फैक्टर क्या होगा? दोनों ही केसेस में जब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा हो या फिर ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा हो, दोनों ही केसेस में इसका एन फैक्टर 2 मिलता है। चाहे पेज पलट कर देख लें, पीछे जाकर देख लें, H2O2 जब H2O में तब्दील हो रहा था, जब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा था, तब भी एन फैक्टर देखिए इसका कितना है? 2 है। अब देखिए H2O2 जब रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, जब अपना ऑक्सीडेशन करवा रहा है, जब O2 बना रहा है, तब भी एन फैक्टर कितना है? 2 है। ये शानदार कंपाउंड हाइपो है, इसको हम आयोडोमेट्री एंड आयोडीमेट्री टाइट्रेशन में भी यूज करने वाले हैं। ये हाइपो है, याद रखें इसके बारे में। हाइपो किसी भी मीडियम में काम कर सकता है, कोई भी मीडियम चलेगा। अगर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये तब्दील हो रहा होगा Na2S4O6 में, सोडियम टेट्राथायोनेट में तब्दील हो रहा होगा। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो यार ये Na2SO4 में तब्दील हो रहा होगा। इसके लिए एसिडिक मीडियम होना जरूरी है। यहां 2 केस बनते हैं, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या फिर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इसका प्लस चार्ज +2 से, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 से +2.5 तक चेंज हो पाएगा। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो सल्फर यार 16th ग्रुप से बिलोंग करता है, मैक्सिमम प्लस चार्ज +6 हो सकता है। जी हाँ, देखिए +6 मिल सकता है इस प्रकार से। तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +2 से +6 हुआ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ जब इसकी रिएक्शन हुई तब। यहां देखिए, अगर यार यहां सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर 4 यूनिट से अगर देखिए चेंज हुआ है, मतलब एक सल्फर से 4 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, तो 2 सल्फर से कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा? 2 सल्फर के कोरस्पोंडिंग ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज कितना है? 8 यूनिट्स का है। एक के कोरस्पोंडिंग चेंज 4 यूनिट्स का है, तो 2 सल्फर के कोरस्पोंडिंग यार 8 यूनिट्स का चेंज होगा। मतलब पर मॉलिक्यूल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट कितने होंगे? 8 होंगे। तो एन फैक्टर कितना होगा? 8 होगा। क्या देखिए, सल्फर का चार्ज +2 से +2.5 मिल पाया, +2.5 -2, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 0.5 यूनिट का है, 0.5 इंटू 2, 0.5 इंटू 2, एन फैक्टर कितना हो जाएगा? एन फैक्टर यार 1 हो जाएगा। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ अगर यार रिएक्शन करवाई जाए इस प्रकार से, तो ये मिल रहा होगा, सोडियम टेट्राथायोनेट मिल रहा होगा। अगर ये मिल रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर 1 सल्फर के कोरस्पोंडिंग देखिए हमने चेक किया, तो ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज कितना मिलता है? 0.5 का मिलता है। 2 सल्फर के कोरस्पोंडिंग 2 से मल्टीप्लाई किया, पर मॉलिक्यूल 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है। यहां देखिए +2 से +6, ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज 4 यूनिट्स का है, 2 सल्फर की कोरस्पोंडिंग 8 यूनिट्स का है, तो एन फैक्टर कितना हो गया? 8 हो गया। याद रखेंगे। अरे यार, अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ज्यादा ऑक्सीडाइज कर पाएगा इसको, तो देखना ज्यादा प्लस चार्ज मिल पाएगा। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ज्यादा ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा, चार्ज देखिए ज्यादा प्लस नहीं मिल पाएगा। ये कहानी थी कुछ इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट की, ठीक है। याद हो गया आपको? रिपीट कर लें एक बार, वीडियो को पॉज कर लें, जहां हमने लिखा है ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में एक बार नजरें डाल लो यार, ठीक है। एक बार देख लो, एक के बाद एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में देख लो। ये सारे इंपॉर्टेंट है यार, इनके आपस में रिएक्शन करवाई जाएगी। जब क्वेश्चन आएगा तो एक सब्सटेंस तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की टेबल से उठाया जाएगा, एक सब्सटेंस रिड्यूसिंग एजेंट की टेबल से उठाया जाएगा, उनकी रिएक्शन करवाई जाएगी। हमें क्या करना होगा? उनके नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स को इक्वेट करना होगा। कर लेंगे। किस प्रकार से नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स को इक्वेट करना होता है ये मैं आपको सिखा ही चुका हूं, तो इसमें तो आपको यार टेंशन लेनी नहीं है। इस काम में तो आप बिल्कुल महारथी बन चुके हैं। यहां देखिए,
इन टाइट्रेशन पर बेस्ड काफी बार क्वेश्चन आ चुके हैं। तो देखिए, ऐसे टाइट्रेशन जहां पर आयोडीन एज एन ऑक्सीडेंट हो, redox titration involving iodine as an oxidant are called iodimetric titration। जी हाँ, ऐसे टाइट्रेशन जहां पर आयोडीन ऑक्सीडेंट की तरह काम कर रहा हो, इसे हम आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन बोल देंगे। जैसे आयोडीन मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो हाइपो के साथ रिएक्ट करेगा, न्यूट्रल मीडियम में क्या बनेगा आप ये जानते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की टेबल में आपने देखा होगा I2 तब्दील होगा इलेक्ट्रॉन खाने के बाद I माइनस में, देख लो इस प्रकार से। और रिड्यूसिंग एजेंट की टेबल में आपने हाइपो देखा होगा। अगर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, तो ये तब्दील होगा Na2S4O6 में। जी हाँ, टेबल में जो इंफॉर्मेशन हमारे पास थी उस इंफॉर्मेशन को कैसे यूज करना है ये भी मैं आपको सिखा रहा हूं। यहां सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +2 से +2.5 हो गया, ठीक है। एक सल्फर ने 0.5 यूनिट से अपने ऑक्सीडेशन नंबर को इंक्रीज किया है, और दो सल्फर हैं, दो सल्फर से देखिए 0.5 × 2, 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ। यहां देखिए, एक आयोडीन ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, आयोडीन 2 है, एक मॉलिक्यूल में 2 आयोडीन है, पर मॉलिक्यूल 2 इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है, तो एन फैक्टर इसका होगा 2, इसका एन फैक्टर होगा देखिए 1। तो क्या करना हमें, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस के लिए हमें नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ I2, ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ I2, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ हाइपो Na2S2O3, इसको हाइपो भी बोलते हैं प्यार से, ठीक है। सोडियम थायोसल्फेट तो बोलते ही हैं, इसको हाइपो भी बोलते हैं, हाइपो HYPO, हाइपो सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट। इनके नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स को इक्वेट करने से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। जो भी अननोन होगा उसको फाइंड करने में हम कामयाब हो पाएंगे। ये था आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन। अब बारी है आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन को जानने की। देखिए, रिडॉक्स टाइट्रेशन ऐसे जहां पर लिबरेटेड आयोडीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो। यहां देखिए, आयोडीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, हम बात कर रहे हैं अब लिबरेटेड आयोडीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो। इसकी ध्यान से सुनिए, लिबरेटेड आयोडीन क्या हो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, इसे हम यहां पर देखिए यार डील करने वाले हैं। द रिडॉक्स टाइट्रेशन इन्वॉल्विंग लिबरेटेड आयोडीन एज एन ऑक्सीडेंट आर कॉल्ड आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन। इतना ही डिफरेंस है। आयोडीन पहले से हमारे पास होगा, उसको टाइट्रेट करना होगा। यहां देखिए, आयोडीन को हमें फ्रेशली प्रिपेयर करना है और फिर टाइट्रेशन करना है। ये क्या हो जाएगा, आयोडोमेट्रिक हो जाएगा। अब आयोडीन कहां से बनाया जाए, देखिए ये रिएक्शन आपके सामने। कॉपर सल्फेट को Ki से अगर टाइट्रेट किया जाए तो क्या मिलता है, कॉपर रिड्यूस होगा, और ये देखिए ऑक्सीडाइज होगा, तभी जाकर आयोडीन मिल पाएगा। Cu2I2 प्लस I2 ऑक्सीडाइज हुआ, आयोडीन देखिए लिबरेट हो रही है, और K2SO4 मिलता है। लिबरेटेड आयोडीन हाइपो के साथ, ये जो आयोडीन लिबरेट हुई है, लिबरेटेड आयोडीन हाइपो के साथ यार रिएक्ट होगी। मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, हाइपो रिड्यूसिंग एजेंट आप जानते हैं। ये अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो अपने रिडक्शन कर रहा होगा, आयोडीन का चार्ज 0 से -1 मिल रहा होगा। क्या देखिए, हाइपो में सल्फर का ऑक्सीडेशन +2.0 होता है, ठीक है। ये अपने आप को ऑक्सीडाइज करेगा, और सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर Na2S4O6 में +2.5 मिलेगा, जिसके बारे में हम पहले भी बातचीत हमारी कर चुके हैं, एन फैक्टर को भी देख चुके हैं, और उस मायावी टेबल में भी एन फैक्टर दिया हुआ है, जो यार हमने काफी डिटेल में देख लिया। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिलेटेड, रिड्यूसिंग एजेंट से रिलेटेड, वहां भी यार आयोडीन और हाइपो के बारे में ढेर सारी इंफॉर्मेशन हमें दी गई है। कौन से मीडियम में काम कर रहे होंगे, क्या एन फैक्टर होगा, किस प्रकार से तब्दील होंगे, ठीक है ना, इनकी कोरस्पॉन्डिंग स्पीसीज क्या मिल रहे होंगे, ये हम देख चुके हैं। तो इस प्रकार से यार आयोडीन लिबरेट करवाया होगा, या तो ऐसी रिएक्शन दे रखी होगी, या कोई और रिएक्शन आपको दी होगी, और फिर लिबरेटेड आयोडीन को हाइपो से रिएक्ट करवाया होगा। इस प्रकार से 2 स्टेप में अगर टाइट्रेशन हो तो ये क्या होगा,
आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन होगा। ऐसे क्वेश्चंस में घबराना नहीं है। आप जानते हैं इसके नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इसके नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स के इक्वल होंगे और प्रोडक्ट के भी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इंडिविजुअली इनके यार नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स के इक्वल होंगे। तो हम यहां से क्या लिखेंगे, यहां से क्या कंक्लूड करेंगे, यहां से हम कंक्लूड ये करेंगे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ CuSO4 number of gram equivalents of CuSO4 will be equal to number of gram equivalents of Ki. Number of gram equivalents of Ki. Gram equivalents of Ki. और ये किसके इक्वल होंगे, ये होंगे आयोडीन के नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स के इक्वल। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ आयोडीन, ठीक है। और आयोडीन तो देखिए हाइपो से रिएक्ट हो रहा है, यही आयोडीन तो यार यहां देखिए हाइपो से रिएक्ट हो पाएगा, यहां बना और यहां रिएक्ट हो रहा है। तो आयोडीन और हाइपो के भी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इक्वल होंगे, आपस में इक्वल होंगे। अगर हाइपो के नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इसके इक्वल हैं और आयोडीन के नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इसके नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स और इसके नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स के इक्वल हैं, तो मुझे लगता है इन दोनों के नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स के इक्वल अलग अलग से अगर हम देखें, इसके नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इसके नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, तो यार अगर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स आयोडीन के इक्वल हाइपो के हैं तो हाइपो के नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इनके नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स के भी इक्वल होंगे। तो यहां हम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ हाइपो भी लिख सकते हैं। हाँ, आयोडीन के नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इनके इक्वल हैं और आयोडीन के नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स हाइपो के नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स के भी इक्वल हैं, तो यार हाइपो के नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इनके नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स के क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। कौन सी बड़ी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। इस प्रकार से हम लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस को अप्लाई कर रहे होंगे। चलें आगे फिर। यार खत्म हुआ ये सफर, अभी तो खूब सारा बाकी है, काफी सारे शानदार चैप्टर्स अभी रहते भी हैं, तो एक के बाद एक लेक्चर आपको यार यूं ही मिलता जाएगा। आपको बस लेक्चर्स को अटेंड करना है। अगर आपको रिडॉक्स टाइट्रेशन में क्वेश्चन सॉल्विंग में प्रॉब्लम हो रही है, आप चाहते नहीं सर एक सेशन और क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए लाया जाए, तो आपकी डिमांड को यार कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर फरमाएं, ठीक है। मैं देख रहा हूं कमेंट्स को। जैसे होमवर्क में मैंने क्वेश्चन दिया था, आपको याद होगा, MnO2 प्लस HCl gives us MnCl2 प्लस Cl2 प्लस H2O, ठीक है। यहां देखिए 4HCl 2H2O, इक्वेशन बैलेंस हो गई है। मैग्नीज का चार्ज +4 से +2 हुआ, एक मॉलिक्यूल ने यार 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए हैं, तो एन फैक्टर इसका क्या होगा, 2 होगा। क्लोरीन का चार्ज -1 से देखिए 0 हुआ। ऐसा लग रहा होगा आपको एक मॉलिक्यूल ने 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, एन फैक्टर 1 होना चाहिए। आप बिल्कुल गलत हैं। क्यों गलत है, देख लो। अगर हम इन कोफिशिएंट को मोल मान लें इस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में, तो नंबर ऑफ मोल इनटू एन फैक्टर, देखिए इसका मोल 1 है, एन फैक्टर 2 है, 1 × 2। नंबर ऑफ मोल इनटू एन फैक्टर, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इक्वल मिलने चाहिए इस प्रकार से। अगर इसका एन फैक्टर 1 होगा तो नंबर ऑफ मोल्स 4 इनटू एन फैक्टर 1, ये क्या इक्वल है, इक्वल नहीं है, मतलब कुछ लोचा हुआ है, ठीक है। क्या लोचा हुआ है देखते हैं। यहां तो देखिए सभी मैग्नीज +4 से अपने ऑक्सीडेशन नंबर को चेंज कर रहे हैं +2 तक, ठीक है। तो एक मैग्नीज ने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए, ठीक है। एवरेज वैल्यू से भी आपको यही पता चलेगा, 10 मैग्नीज हैं, 10 मैग्नीज भी देखिए यार इसी प्रकार से इंडिविजुअली 2-2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हुए मैग्नीज 2+ में तब्दील हो रहे होंगे। तो इसके एन फैक्टर कैलकुलेशन में कोई लोचा नहीं है। लेकिन यहां 4Cl- में से 2Cl- ने तो यार इलेक्ट्रॉन का लॉस किया ही नहीं, और 2 क्लोरीन ने यार देखिए इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन का लॉस किया कि क्लोरीन -1 से क्लोरीन 0 तक जा पाया। बात समझ रहे हैं आप। सभी Cl- इलेक्ट्रॉन का लॉस नहीं कर रहे हैं। 4 Cl- में से देखिए 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, 1 2, हाँ 1 Cl2 मिलता है। एक Cl से देखिए 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, दूसरे Cl से एक और इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, तभी तो Cl2 मिल पाया। मतलब 4 Cl- से 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ। पर मॉलिक्यूल देखिए कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, यहां से एवरेज वैल्यू क्या मिलती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट पर मॉलिक्यूल, एवरेज वैल्यू क्या मिलती है, 1/2, एन फैक्टर 1/2 होगा। इस एन फैक्टर को आप यहां से भी देख सकते हैं 1/2 कैसे है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स को आप इक्वेट मार दो, देख लो एन फैक्टर
1/2 है। मजा आया आपको? तो यार यहां लोचा क्या था, सारे Cl माइनस Cl2 नहीं बना रहे थे, कुछ Cl माइनस प्रोडक्ट साइड Cl माइनस की फॉर्म में मिल रहे थे, तो ऐसे केस में लोचा हो जाएगा। कहानी क्लियर है कि नहीं? ऐसे काफी सारे क्वेश्चंस हैं, देखना आप, कभी मुलाकात होगी पेपर में तो मिस्टेक ना हो। फिर मिलेंगे यार एक और शानदार चैप्टर में। अगर इसकी प्रैक्टिस सेशन को लेकर आना है तो कमेंट सेक्शन में मैं आपके कमेंट्स का इंतजार कर रहा हूं। उसके बाद अगर डिमांड होगी तो प्रैक्टिस सेशन लाया जाएगा, नहीं होगी तो यार केमिकल बॉन्डिंग को हम रिज्यूम कर रहे होंगे। चलिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।